आज है 7 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। ये डेवलप कंट्रीज द्वारा एक मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है ताकि जो एनर्जी ट्रांजिशन है डेवलपिंग कंट्रीज में उसको सपोर्ट किया सके। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो एनर्जी सेक्टर में कोल है उसको फेज आउट करना है और जो एमिशन है जीएचजी का, ग्रीन हाउस गैस का, उसको घटाना है। खासकर कार्बन का, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसको कम करना है। ठीक है, इसमें ग्रेजुअल मूवमेंट होगा, मतलब जो लोअर कार्बन टेक्नोलॉजीज है उनको अपनाया जाएगा धीरे धीरे करके। जस्ट का इसमें मतलब है कि जब ऐसे ट्रांजिशन होता है तो जो सोसाइटीज़ होती हैं, जॉब होते हैं और लोग होते हैं, लाइवलीहुड्स होती हैं लोगों की, उस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अचानक से कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसके कुछ ऐसे कह सकते हैं साइड इफेक्ट होता है कि जो लोअर स्ट्रेटा है समाज का उसको काफ़ी नुकसान होता है। जो मान लो माइनिंग में काम कर रहे हैं लेबरर्स हैं, उनकी उनकी जॉब चली गई, अचानक से आप माइनिंग बंद कर दें। ठीक है, तो उसको भी कैसे भी करके इनको बैलेंस करना है, इसलिए इसको जस्ट कहा गया। जस्ट इसमें शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इंडिया में एनर्जी ट्रांजिशन और एनर्जी सेक्टर को डिकार्बनाइज करने के लिए कई सारे टारगेट रखे गए हैं। पर जैसा कि देखा जा रहा है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है 2030 तक वो डबल होने की उम्मीद है। तो ऐसे में इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम अपने डेवलपमेंट को कम करें या रोक दें एक तरह से डिकार्बनाइज करने के लिए अपने एनर्जी सेक्टर को। ठीक है, तो उसके लिए कई सारे और कदम उठाए जाएंगे। और ये भी देखा गया कि जैसे अपने यहाँ जो टोटल एनर्जी जनरेटिंग कैपेसिटी थी वो 409 गीगावाट की थी, उसमें से 173 गीगावाट जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आ रहा है। मतलब 42% जो है वो टोटल का 42% वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आ रहा है। ठीक है, और इंडिया ने 2030 तक टारगेट रखा है कि जो हमारे यहाँ इंस्टॉलिंग कैपेसिटी होगी 500 गीगावाट की, वो रीन्यूएबल एनर्जी से आएगा। ठीक है, जो टोटल का 50% करीब करीब होगा। ठीक है, जो अपने यहाँ अलग अलग रिन्यूएबल सोर्सेज की एनर्जी हैं, जैसे विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल हो गई। ठीक है, ये सब, इन सब से इवन हाइड्रोजन को भी काउंट किया जा रहा है, जो हाइड्रोजन फ्यूल की बात होती है। तो ये सब है। और अभी जो हमारे यहाँ इंक्रीमेंटल रेट है वो 16 गीगावाट पर ईयर का है अभी 2022 में। इसको बढ़ाकर 75 गीगावाट तक करना है। हर साल की 75 गीगावाट हम ऐड कर सकें अपने एनर्जी सेक्टर में। ठीक है, फिर राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि वो केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर एक जू खोलेगी, जिसमें वहाँ की जो स्पीशीज़ हैं, चाहे राइनो हो, वाटर बफेलोज हो, क्रॉक्स, डॉल्फिन, इन सबको एक तरह से शोकेस किया जाएगा कि कौन से यहाँ पे जो फ्लोरा फौना है वो सब इसमें जो पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसको कहा गया है वेटलैंड एक्ट C2 कंजर्वेशन इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसके तहत ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर है केवलादेव नेशनल पार्क। इसको पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहते थे। ये राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में है। ये कई माइग्रेटरी बर्ड्स का भी निवास है, जो मतलब यहाँ से पास होते रहते थे, यहाँ रुकती हैं। ये रामसर साइट होने के साथ साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। फिर है इंडिया एनर्जी वीक 2023। ये बेंगलुरु में शो किया गया G20 के कैलेंडर इवेंट के रूप में। इसका उद्देश्य है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनको ये बताना, दिखाना कि इंडिया कैसे अपने एनर्जी सेक्टर को ट्रांजिशन में कर रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन में ला रहा है। और इसमें बात हुई इथेनॉल ब्लेंडिंग की। इथेनॉल मतलब होता है इथाइल अल्कोहल, और ये जो है बायोफ्यूल है और शुगर के फर्मेंटेशन से बनता है। वो शुगर चाहे वो शुगर केन से आया हो या किसी और फूड क्रॉप से आया हो, फूड ग्रेन से आया हो। ठीक है, इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम बहुत पहले शुरू किया गया था। और क्या कहते हैं, इसमें पहले उद्देश्य था कि मतलब जो टारगेट है वो 10% का था कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल होगा उसमें 10% इथेनॉल होगा और 90% पेट्रोल होगा। अब क्योंकि इसको अचीव कर लिया गया है तो अब E20 का टारगेट है, मतलब उसमें 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। फिर है म्यूजियम ग्रांट स्कीम। ये 2013 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जो स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटीज़, ऑटोनोमस बॉडीज़, लोकल बॉडीज़ या कोई ट्रस्ट है जो कोई म्यूजियम सेटअप करना चाहती हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देगी। ठीक है, और इनका उद्देश्य था कि हर प्रदेश की राजधानी में कम से कम एक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट म्यूजियम हो। ठीक है, फिर है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये स्टेचुटरी बॉडी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में, और ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत बनी थी। 2002 में बनाया गया था इसको। और ये वो एनर्जी इंटेंसिटी को कम करने के लिए पॉलिसी और स्ट्रेटजीज बनाती है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। ठीक, उसके बाद है नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस एनर्जी इफिशिएंसी। ये जो हमारे यहाँ 8 मिशन थे, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके तहत इसको बनाया गया। और ये 2011 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और
एनर्जी एंड एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा। फिर वाइट लेबल एटीएम, ये वो एटीएम हैं जिनको नॉन बैंकिंग एंटिटीज सेटअप, ओन और ऑपरेट करती हैं, और इनको ये परमिशन आरबीआई देता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। और उन एंटिटीज़ की जो मिनिमम नेट वर्थ है वो 100 करोड़ होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग कलर लेवल के एटीएम्स आते हैं, जैसे ब्राउन लेवल एटीएम, ग्रीन लेवल एटीएम, ऑरेंज लेवल एटीएम, येलो लेवल एटीएम, पिंक लेवल एटीएम। जो ब्राउन लेवल एटीएम होता है वो उसका जो ओनर होता है वो बैंक होता है, पर इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो है वो किसी थर्ड पार्टी को दी जाती है। ठीक है, ग्रीन लेवल एटीएम एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ऑरेंज लेवल एटीएम जो शेयर्स होते हैं इनके ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। येलो लेवल एटीएम ई कॉमर्स के लिए, और पिंक लेवल एटीएम वुमेन बैंकिंग के लिए। फिर आईएनएस विक्रांत, ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डिज़ाइन और कंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको कभी कभी IAC-1 भी कहते हैं। ये इंडिया की जो ब्लू वाटर नेवी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और ऐसा करने वाला इंडिया 6वां देश बना है। पहले यूएस, फिर रशिया, फ्रांस, यूके, चाइना, उसके बाद इंडिया, जो इनका खुद का अपना इंडिजिनसली डिज़ाइन और कंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर है। फिर युवा संगठन पोर्टल, ये प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव है, और इसका एक उद्देश्य है कि जो नॉर्थ ईस्ट के यूथ्स हैं उनका जो रिलेशन है वो जो बाकी भारत के यूथ्स हैं उनके साथ बढ़े। और ये एक तरह से कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें जो भी अपने यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं उनको और प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो एक दूसरे से और मतलब अपने जो उनके कल्चर है उनको एक्सचेंज करें, वो आदान प्रदान हो उन चीज़ों का, उनकी उनके कल्चर का। फिर परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है नेशनल मिशन फॉर एनर्जी इन्हेंस एनर्जी इफिशिएंसी के तहत, और इसको इम्प्लीमेंट कर रही है मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। और इसका उद्देश्य है कि जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है उसको रिड्यूस करना, और जो एक्सचेंज एनर्जी सेविंग के सर्टिफिकेट हैं उनको कैसे ट्रेड किया जाए। फिर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो जो एक्सेस एनर्जी सेविंग होती है उसको ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट कहा जाता है। इसको जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हमारे 2 पावर एक्सचेंज हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, वहाँ पर इसको ट्रेड किया जा सकता है। और इसको रेगुलेट करती है, इस मार्केट को रेगुलेट करती है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन। फिर अपीडा ने टारगेट किया है कि वो कम से कम 1000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट एक्सपोर्टर बनाएगी फार्म प्रोड्यूस का। अपीडा, जो कि अपीडा एक्ट 1985 के तहत बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था इसको, और इसका उद्देश्य था कि जो शेड्यूल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट के लिए डेवलप और प्रमोट करना। शेड्यूल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जो अपीडा एक्ट में मेंशन है। ठीक है, उनको शेड्यूल प्रोडक्ट कहा जाता है। उनके लिए अपीडा जो है गाइडलाइंस, इंफॉर्मेशन, असिस्टेंट, इवन फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। और इसका अपीडा का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अपीडा के फंक्शन में उन शेड्यूल प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड तय करना, और जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, उन शेड्यूल प्रोडक्ट की कैसे पैकेजिंग मार्केटिंग होगी उसको देखना, उसको इम्प्रूव करना, और जो शेड्यूल प्रोडक्ट्स हैं जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, पोल्ट्री, ठीक है, ये सब उसमें मेंशन है। फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें सारे मेंबर जो हैं वो फार्मर होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक लीगल एंटिटी होती है जो कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बनाते हैं, वो चाहे फार्मर हो, मिल्क प्रोड्यूसर हो, फिशरमैन, वीवर, रूरल आर्टिसन, क्राफ्टमैन, ये सब होते हैं। और इनका एक उद्देश्य होता है कि इनके जो बेनिफिट हैं उसको शेयर करना, जो इतने मेंबर हैं उसमें। ठीक है, ये एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे फर्टिलाइज़र हो, सीड हो, मार्केट हो, मार्केट लिंकेज हो, ट्रेनिंग हो, फाइनेंशियल असिस्टेंट हो, इन सब चीज़ों में ये एक दूसरे की सहायता करते हैं। फिर है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा, ये इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम से इवॉल्व हुआ है, और इसका लिटरल मीनिंग है द थिंग हैज़ बीन जज्ड। ये तब अप्लाई किया जाता है नॉर्मली जब कोई लिटिगेंट किसी एक मैटर पर लॉ सूट फाइल कर रहा हो जिस पे पहले से निर्णय आ चुका हो, और उसमें वही सारी पार्टीज हो जिसके खिलाफ ये लॉ सूट डाला जा रहा है। ठीक है, तो कोर्ट इसको डिसमिस कर सकती है कि इसमें किसी दूसरे कोर्ट ने पहले ही फैसला दे दिया है और अब कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इसमें कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा इस पर फिर से जाने के। ये क्रिमिनल और सिविल दोनों ही लीगल सिस्टम में अप्लाई किए जा सकते हैं। फिर नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, इसमें अभी जो जम्मू कश्मीर के सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। ये सेंटर जो है ये ट्रेनिंग देता है कई और जो देशों से सिविल सर्वेंट्स आते हैं, और ये 2014 में बनाया गया था। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के तहत।
पहले इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च के नाम से जानते थे, 1955 में बना था लबासना में। ठीक है, उसके बाद इसको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी और इसका नाम चेंज कर दिया गया। फिर इंडिया, फ्रांस और यूएई ने अनाउंस किया है कि वो डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एक दूसरे का साथ देंगे और कॉपरेट करेंगे। ठीक है, और जब यूएनजीए की मीटिंग हुई थी 2022 में, तब इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। उसके बाद इन लोगों ने नए नए इनिशिएटिव के पर कॉपरेट करने की कोशिश की। ठीक है, और जो ऑलरेडी कुछ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं या इनिशिएटिव्स हैं, उस पर भी ये कॉपरेट करेंगे, जैसे मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है, इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप है, मिशन लाइफ जो इंडिया का है। ठीक है, इन सब पर भी ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। अभी टर्की सीरिया बॉर्डर पर काफ़ी तगड़ा भूकंप आया, उसमें काफ़ी लोग मरे। इसकी वजह वहाँ की जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं उनका वो हैं, जो ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन है जहाँ पर टर्की, सीरिया और जॉर्डन आते हैं, वहाँ पर कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स के इंटरेक्शन होता है, जैसे अफ्रीकन, अरेबियन, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट और एनाटोलियन टेक्टोनिक ब्लॉक। ठीक है, तो ये सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जो नॉर्थ एनाटोलिया फॉल्ट है वो जो यूरेशियन पार्ट है, यूरेशियन से शिफ्ट हो रहा है, यूरेशियन और एनाटोलिया से शिफ्ट हो रहा है, और वहाँ पे साइप्रियन आर्क है। साइप्रियन आर्क जो है वो एक तरह की कन्वर्जेंट बाउंड्री है अफ्रीकन प्लेट और एनाटोलिया ब्लॉक के बीच में। जो ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है, इनको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक प्लेट होती है वो दूसरे के नीचे जा रही होती है, तो वहाँ पर हमेशा भूकंप आते रहते हैं। फिर मैप से समझते हैं कि ये जो लेफ्ट में है, ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के कारण जो अर्थक्वेक आता है उसको समझने के लिए। राइट साइड में वो सारी जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, जो रिकॉग्नाइज प्लेट बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उनका मैप है ये। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।